ओए हाँ सही कह रहे हो। ऑन कर दी क्या आपने? हाँ कर दी। चलो बच्चों, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखने को मिलेगा। सेक्शन 17 तक कल बात हो गई थी। कहाँ तक बात हो गई थी? मतलब 16 तक बात हुई थी, लेकिन 17 कोर्स में नहीं है आपके, तो हम लोगों को अब कहाँ से शुरू करना है? आज 18 से। कल हमने 16 रेक्टिफिकेशन का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? उसके पहले 15 पढ़ा था हमने किसका? कॉपीज़ का। 14 पढ़ा था हमने ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए, और 13 पढ़ा था हमने ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। आज ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। आखिरी के 4 छोटे छोटे सेक्शन पढ़ के वो पढ़ लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है, मेरी तरफ देखो, सामने, वहाँ नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 18 की बात करते हैं। 18 है कन्वर्जन। किसका है ये? ठीक है, तो वैसे तो है ना, ये सेक्शन एक तरीके से उधर कवर हो जाता है। किधर? आर्टिकल को अल्टर करते हैं, क्योंकि आर्टिकल को अल्टर करते हैं तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगे तो आपको सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा, और पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होगे तो सीजी का अप्रूवल लगेगा। लेकिन एनी टाइप ऑफ कन्वर्जन नीड ऑल्ट्रेशन। एनी टाइप ऑफ कन्वर्जन नीड, आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगे तो ऑल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो आर्टिकल है वो उस फॉर्म के हिसाब से बने हुए हैं। और अब आप किसी और फॉर्म ऑफ कंपनी में जाना चाहते हो तो आर्टिकल चेंज होंगे, आर्टिकल चेंज होंगे तो आर्टिकल ऑल्टर होगा। ठीक है, तो आर्टिकल ऑल्टर करोगे तो उसमें कन्वर्जन ऑलरेडी कवर हो गया है, फिर भी अलग से दे रखा है। इसमें वही चीज़ है जो तुम्हें मैं 15 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पढ़ो 14 में, सॉरी, देखो यहाँ से टिक करना। अ कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कोई भी क्लास ऑफ कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इन एनी अदर क्लास बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। आप ऑल्टर करके इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, तो मैं प्राइवेट से पब्लिक में जा सकता हूं, मैं पब्लिक से आ गई ना बात। लेकिन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा, या तो मेमोरेंडम को ऑल्टर किस सेक्शन में करते हैं? 13 में। और आर्टिकल को 15 तो कुछ भी नहीं था। 15 में तो ये था, वो लैम, और याद रखना कॉपीज को ऑल्टर करना पड़ेगा, ये था बस 15, है ना। और 16 रेक्टिफिकेशन। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है 18 में कि आप अपनी कंपनी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा? मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये टिक कर लो। फिर जो भी ऑल्टर करा है रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा, ये टिक करो। वेन एवर कन्वर्जन इज टू बी डन, जब भी कन्वर्जन करोगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी पुरानी वाली रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके नया वाला दे देगा। तो ये टिक कर लो, क्लोज द फॉर्मर एंड आफ्टर रजिस्टरिंग इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट। ये 2 लाइन टिक कर लो। पुराने वाले फॉर्म को प्राइवेट में थे तो प्राइवेट वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और नया सीओपी दे देगा पब्लिक वाला। कौन सा वाला? पब्लिक वाला। पुराना वाला रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। बच्चों जैसी चीजें ये तो होगा ही सही। तो अब इसमें जो मेन बात है ना वो सुनना तुम, जो इसमें दे रखी है, नो इफेक्ट ऑन डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज। मेरी तरफ देखो, मैं प्राइवेट कंपनी था और मेरे ऊपर 50 करोड़ का कर्जा था। मुझे क्रेडिटर को पैसे देने थे, डिबेंचर होल्डर को पैसे देने थे। अब मैं पब्लिक में कन्वर्ट हो गया, तो जो डेब्ट मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उस पे इस कन्वर्जन का कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मेरे से क्रेडिटर पैसे लेने आया तो आई एम लाइक कि वो तो प्राइवेट कंपनी से लेने थे, ठीक है, मैं तो पब्लिक हो गया। ये देख फ्रेश सर्टिफिकेट, ये देख, ये देख, ठीक है। पहले मैं था शब्बीर प्राइवेट लिमिटेड, अब मैं हो गया शब्बीर लिमिटेड, ठीक है। तो ये राज भी उसके साथ ही चला गया, ठीक है, ये कर्जा भी उसके साथ ही चला गया। ऐसा आप नहीं बोल सकते। आपका सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, आपकी लाइबिलिटीज़ में कोई परिवर्तन। आपकी जो पुरानी एसेट थी वो भी नई कंपनी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी और पुरानी लाइबिलिटी भी नई कंपनी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ये इतनी सी चीज़ के लिए ये सेक्शन है। बाकी इसमें जो भी लिखा हुआ है वो पुराने सेक्शनों में ऑलरेडी कवर्ड है। पढ़ो, टिक करो। द रजिस्ट्रेशन शेल नॉट अफेक्ट any debts, any liability, any contract entered on or behalf of company before conversion। before conversion को डब्बे में ले लो, before conversion को डब्बे में ले लो। हाँ मेरे लाल, लाइट आ गई ना, यहीं पढ़ ले अभी तो, ठीक है। तो आप पुरानी कंपनी को नई कंपनी में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट। लेकिन कन्वर्ट करने से आपके डेब्ट्स, लाइबिलिटी और पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क
जैसे अभी सपोज़ करो कि मैं आपके साथ पुराना कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ पढ़ाने का ही, और अब मान लो मेरी कंपनी की फॉर्म चेंज हो जाए, मान लो मैं पार्टनरशिप से LLP में चला जाऊँ, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो पढ़ाना था, मैं पहले भी पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ाऊँगा। अगर पड़ता है फ़र्क, ठीक है, तो आप केस कर सकते हो मेरे खिलाफ कि नहीं सर, आपसे पहले जो बात हुई थी आप उस बात पे रहो, आपकी फॉर्म चेंज हुई है तो हम क्या करें? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ, याद है मेरे को। अब यही माहौल बन गया है, रहने दे तू। इनके लिए कचौरी वचौरी मंगा देना अभी 12-1 बजे तक। नहीं मंगा? तुम तो सरकास्टिक वे में बोल रही है। मैं तो सही बोल रहा था उसको। ठीक है, तुम्हें नहीं खानी तो लस्सी बात बस ऐसा ही, अंगूठा पकड़ते ही हाथ पकड़ लिया और तुम लोग, है ना? तो लस्सी जैसा कोई नहीं यहाँ हो। अब मेरी बात सुनो, क्या कह रहा था मैं तुम्हें? हाँ, एक कुछ टाइम पहले एक कोचिन में एक इंसिडेंट हुआ था। क्या इंसिडेंट हुआ था? एक कन्वर्जन का ही, कि एक बहुत नामी गिरामी कोचिन थी, उसने 11th के कुछ बच्चों को 12th में एनरोल कर दिया था, और एनरोल करने के बाद उनसे 11th में ही 12th की फ़ीस ले ली थी। बच्चे एनरोल हो गए, ऐसा चलता है ना आजकल सिस्टम, 11th में 12th की भी फ़ीस ले लेते हैं। बच्चे एनरोल हो गए। अब उस कोचिंग में जो भी टीचर्स थे वो चले गए बाहर, ठीक है, उसी कोचिंग की किसी दूसरी ब्रांच में उनका ट्रांसफ़र हो गया। और उन्होंने कहा कि भैया हमने वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी खोली है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड में हमारी अभी ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, फलाना है ढिमकड़ा है, और ऐसे वहाँ चले गए, ऐसा कुछ हुआ, और यहाँ नए टीचर लगा दिए। नयों से पढ़ना नहीं था बच्चों को, तो उन्होंने कहा आपने जो 11th में फ़ीस दी थी वो दे दो, या तो हमें वापस, या हमें वो जो टीचर थे जिनके फेथ पे हमने दी थी फ़ीस उनसे ही पढ़ना है। ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने देने से मना कर दिया। फिर तुमने देखा होगा कि वो स्टूडेंट्स ने पूरा एक चक्का जाम करके वो प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन, ठीक है, और वो प्रदर्शन करने के बाद उस कोचिंग को उन सारे बच्चों को फ़ीस वापस देनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में वो बच्चे थे, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके फॉर्म चेंज होने से, आपके कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने से, आपके एग्रीमेंट चेंज होने से क्रेडिटर का क्यों नुकसान होगा? ये तो आपका इंटरनल मैटर है, करते रहो ये टाइम पास। उनका तो जो लाइबिलिटी था वो वैसा के वैसा ही रहेगा, समझ गए बराबर। अब आते हैं सेक्शन 19 पे। ये कमाल का सेक्शन है, इसके बाद तीनों छोटे छोटे सेक्शन है, ध्यान से सुन लेना इसको। सेक्शन 19, इसका एक पहले सेक्शन पढ़ते हैं, फिर इसका लॉजिक भी बताना मुझे कि इसका क्या लॉजिक रहा होगा। कमाल सेक्शन है, मेरी तरफ देखो। ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी में शेयर नहीं खरीद सकती। जैसे मैं होल्डिंग हूँ, होल्डिंग सब्सिडी क्या होते हैं, फाउंडेशन में पढ़ा था। मैं अगर किसी कंपनी में 51% शेयर खरीदूँ तो वो मेरी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी, और मैं उसकी क्या बन जाऊँगा, होल्डिंग। अभी मान लो मैं हूँ शब्बीर लिमिटेड, ये है पलक लिमिटेड, मैंने इसमें 51% इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये बन गई मेरी सब्सिडरी और मैं बन गया इसका होल्डिंग। अब मैं होल्डिंग हूँ, ये सब्सिडरी, बराबर सुनना। तो मैंने तो इसमें 51% शेयर ले ही रखे। अब मैं 51 को 75 कर दूँ, 100 कर दूँ, पूरे 100% ही मैं ले लूँ, लेकिन ये मेरे में 1% शेयर भी नहीं ले सकती। तो ये अगर चाहे कि यार मैं भी होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो ये नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्शन है, ये पुराने एक्ट में नहीं थी, ठीक है। तो रूल तो ये है, तो इसको कैसे लिखोगे, नो सब्सिडरी कंपनी कैन इन्वेस्ट इन होल्डिंग कंपनी, और नो सब्सिडरी कंपनी कैन एक्वायर शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। और इसको दूसरे पहलू से भी लिखना, नो होल्डिंग कंपनी कैन अलॉट शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी। ना तो मैं शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ सब्सिडरी को, ना सब्सिडरी मेरे में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। 3 एक्सेप्शन है इसके, कितने, 3 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, मेरी तरफ देखो, अगर पलक मेरे में शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव खरीद रही है तो ले सकती है। जैसे शेयर पलक ने नहीं ले रखे थे, शेयर पलक के भाई ने ले रखे थे, लेकिन पलक के भाई ने पलक को नॉमिनी बना रखा था, और अब पलक के भाई उस शेयर को छोड़ना चाहते हैं और एज अ नॉमिनी पलक के पास आ गए वो शेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, एज अ ट्रस्टी आ सकते हैं, जैसे शेयर्स किसी और के थे और उसने पलक को ट्रस्टी बना रखा है कि शेयर्स मान लो ये नवलीन के थे, और इसने कहा कि यार मेरे को क्या शेयर वगैरह में इतनी नॉलेज नहीं है, ये तो मेरे पापा ने मेरे नाम पे खरीद रखे थे, लेकिन मैं इतना समझती नहीं हूँ इनमें। तो इसने पलक लिमिटेड को कहा कि आप मेरे शेयर्स को देखो, मीटिंग आप अटेंड करो, डिविडेंड कितना आता है आप देखो, मेरे को इसमें बिल्कुल समझ नहीं है।
और ऑन पेपर नवलीन ने इसको ट्रस्टी बना दिया, तो एज अ ट्रस्टी ये शेयर होल्ड कर सकती है मेरी कंपनी में, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकती है, एज अ ट्रस्टी कर सकती है। और थर्ड, मेरी तरफ देखो, ये मेरी कंपनी में सब्सिडरी कंपनी बनी थी, उससे पहले ही कोई शेयर होल्ड करती थी तो उसे ये कंटिन्यू कर सकती है। जैसे इसने 2010 में मेरी कंपनी में 2% शेयर खरीदे थे। कितने 2% शेयर खरीदे थे। कब? 2010 में। और 2015 में मैंने इसकी कंपनी में 51% शेयर खरीद लिए। तो ये मेरी सब्सिडरी कब बनी? 2015 में। लेकिन इसके पास मेरे शेयर कब से थे? 2010 से। तो ये उसको होल्ड कर सकती है, लेकिन उस परसेंटेज को बढ़ा नहीं सकती। 2 थे तो अब उसे 3, 4, 5। तो 3 एक्सेप्शन क्या हुए मेरी तरफ देखिएगा ज़रा। पहला, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर वो पहले से शेयर होल्ड करती थी बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी, देन ही कैन, कंपनी कैन, ठीक है, कंपनी कैन होल्ड दैट शेयर, बट कंपनी कैन नॉट इंक्रीज दैट होल्डिंग। वो इस होल्डिंग को इंक्रीज, ये हो गया, सिंपल सा सेक्शन था। आप में से कोई मुझे इसका लॉजिक बताना चाहेगा, सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी में शेयर खरीदने से क्यों मना किया है? पहले तो अलाउड था ये। हाँ भाई अपूर्व। फंड्स का एलोकेशन हो जाएगा ना ऐसे तो, कि मेरे को जो भी इनफ्लो हुआ, अगर मैं वही मेरी जो होल्डिंग कंपनी है उसमें वो शेयर्स खरीद के कर दूँ, तो ऐसे उसके पास पहुँच जाएंगे मेरे फंड्स, तो मेरे को तो प्रॉफिट कम जनरेट हुआ उस हिसाब से। मतलब समझा नहीं मैं। यानी टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। हाँ भाई परमेश। ये विंडो ड्रेसिंग बहुत आसान है इसमें करना। कैसे? कि मैंने 51% शेयर खरीद रखे हैं, तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे तो मेरा कंट्रोल है ना। अब मैंने वो 51% शेयर दिए और इसको बोला कि अब वही पैसे तू मेरी कंपनी में लगा दे वापस, ठीक है। फिर वो जो मेरा पैसा होगा वो तेरे को डाइवर्ट हो जाएगा, फिर तेरा जो पैसा है वो मेरा ही पैसा है, क्योंकि तेरा डिविडेंड मुझे मिलेगा, 51% मेरे पास है, तो मेरा पैसा मैंने यहाँ डाइवर्ट कर दिया और जो मेरे दूसरे शेयर होल्डर थे उनका हक मैंने इधर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग, पैसे का आदान प्रदान, मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते थे। इसलिए कंपनीज एक्ट ने इस पर लगाम लगाई और पुराने वाले एक्ट में ये एक लूप होल था जिसे इस एक्ट में सही किया गया कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर इन्वेस्ट, पुराने हैं तो रख सकती है लेकिन नए इन्वेस्ट, समझे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, क्या एग्जाम्पल ये दिया कि पहले मेरे 51% शेयर है पलक के पास, तो अब मैं अगर अलाउ कर दूं कि पलक भी मेरे में खरीदे तो पलक मेरे को फंड देगी। पलक मेरे को कौन सा फंड देगी? जो मैंने इसमें लगाया था। मैंने 51% शेयर खरीदे तो पैसे दिए होंगे ना पलक को, तो पलक क्या वो पैसे पड़े हुए थे, पलक ने वही पैसे मेरे को लगा दिए, मैंने इसको दिए, इसने वापस मुझे दे। बस एक ही, ये मेरी सब्सिडी नहीं बनी। मैंने 51 खरीदे थे तो इसने 49 खरीदे, तो मैंने इसको 51% का पैसा दिया, इसने वही पैसे मेरे को 49% शेयर खरीदने के लिए दे दिए और मैंने शेयर का वैल्यूएशन थोड़ा अप कर दिया। पैसा जो मेरा गया था वो वापस मेरे ही पास आ गया। अब मैंने जो भी प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, वो शेयर होल्डर का है, तो 49% की शेयर होल्डर ये है, तो वही पैसा मैंने इसको दे दिया, ठीक है। और अब मेरे इसमें 51% शेयर है, तो इसके जो डिविडेंड मिला है वो इसके प्रॉफिट में आ गया और इसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है क्योंकि ये मेरी सब्सिडी है, तो वो पैसा वापस मेरे पास आ गया। लेकिन वो मेरे शेयर होल्डर का हक मर गया कि जो पैसा मेरे को दूसरे शेयर होल्डर, 49 इसके पास है तो 51 दूसरों के भी पास थे, तो वो 51 के पूरे 100 ही उनको मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बोगस है, बस इसको तो मैं अपने हिसाब से चला रहा हूँ। तो वो पूरा पैसा मैंने डाइवर्सिफाई करके मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी मेरे पास आ गया, क्योंकि मैंने 51% शेयर पलक को दिए थे, पलक ने वही पैसा 49 खरीदने के लिए मुझे वापस दे दिया, तो जो इन्वेस्टमेंट का फंड था वो भी वापस मेरे पास आ गया और जो प्रॉफिट मैंने पलक को दिया था डिविडेंड के रूप में वो प्रॉफिट भी वापस मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं इसकी होल्डिंग हूँ। तो इन्वेस्टमेंट भी आ गया, रिटर्न भी आ गया, उनका भी पैसे खा गए और इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग करके चला लिया आपने। और ये चलाने का काम बहुत सालों तक चला, फिर अब नहीं चलेगा क्योंकि अब ये सेक्शन आ गया है। क्या नाम है इसका? 19। क्या नाम है इसका? अबे नंबर है 19, गधो। नाम क्या है? होल्ड शेयर्स इन। बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है ना बराबर? हाँ, फिड्यूशरी कैपेसिटी वाला केस हुआ। इसीलिए तो अलाउ करा है, वो तेरे शेयर काउंट ही नहीं होंगे तो उसके अकाउंट होंगे, इसीलिए तेरे को अलाउ करा है कि तू होल्ड कर सकती है। पढ़ो, अंडरलाइन, इसको तो पूरा ही अंडरलाइन कर लो, पूरा ही मेन है।
सब्सिडी कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू होल्ड शेयर्स, आप होल्ड नहीं कर सकते। एनी अलॉटमेंट बाय होल्डिंग कंपनी इज़ वॉइड, अगर कोई भी अलॉटमेंट होल्डिंग कंपनी करती है तो वॉइड माना जाएगा। और नीचे 3 एक्सेप्शन पढ़ लो, पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ट्रस्टी, और तीसरा बिफोर इट बिकेम मेंबर, मतलब पहले वो सब्सिडी बनी उसके पहले। ये तो बहुत बढ़िया बुक है, सब चीज़ पहले इसने बोल्ड कर रखा है, मेन चीज़ों को। क्लियर है मेरे बच्चों? अब एज अ लीगल, इसमें एक पॉइंट और रह गया मेरे से, सुनो। एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी आप शेयर होल्ड तो कर सकते हो और वोट भी कर सकते हो मीटिंग में आकर। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग मतलब शेयर पहले से होल्ड करते थे सब्सिडी बनने के पहले, तो आगे तुम होल्ड तो कर सकते हो लेकिन मीटिंग में वोट नहीं डालोगे। जैसे आज मैंने कोई मीटिंग बुलाई तो उसमें मैं सारे मेंबर को बुलाऊंगा और पलक को भी बुलाऊंगा, अगर वो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या एज अ ट्रस्टी है। लेकिन वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की तरह पहले से होल्ड करती थी, तो वो मीटिंग में वोट नहीं डालेगी, शेयर रख सकती है, वोटिंग राइट चला जाएगा इसका। तो नीचे वो डब्बा बना हुआ है, उसको अंडरलाइन करो। राइट टू वोट एट मीटिंग ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड बाय इट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी। मतलब आपको जो वोट करने का अधिकार मिलेगा वो 3 एक्सेप्शन में से 2 में ही मिलेगा बस। एक में आपको वोट करने का अधिकार कौन से वाले एक्सेप्शन में? नंबर 3 में, नंबर 3 में। अब ये बोल रहा है ये प्रोहिबिशन उस पर नहीं लगेगी जो एक्ट आने के पहले होल्ड करता था। एक्ट आने, मैंने पहले ही बोल दिया, पुराने एक्ट में ये सेक्शन, तो अगर 2013 में आया ये एक्ट तो 2013 के पहले कोई होल्ड कर रहा था तो वो कर सकता है, क्योंकि तब ये सेक्शन था ही नहीं। सिंपल सी बात है ना? आगे आओ। यार ऊपर आते हैं तो हवा चलनी बंद हो जाती है, नीचे जाते तो लाइट चली जाती है। आ रही है क्या? मेरे को क्यों नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है थोड़ी। अब सेक्शन 20 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 20, ठीक है। 22 तक है, ध्यान से सुनना। 20 और 21। 21 ऑथेंटिकेशन का है, 20 सर्विस ऑफ नोटिस का है। किसका है? 19 किसका पढ़ा हमने? सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन होल्डिंग कंपनी। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ देखो। सेक्शन 20 ये कहता है कि इस पूरे एक्ट में जब भी कंपनी को कोई नोटिस देने की बात आएगी या कंपनी स्वयं कोई नोटिस देगी, या तो कंपनी को कोई नोटिस मुझे देना है आरओसी वगैरह को, या कंपनी कोई नोटिस देगी आरओसी को, जब भी नोटिस वर्ड आ जाएगा तो वो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दिया जा सकता है, कुरियर से भी दिया जा सकता है, स्पीड पोस्ट से भी दिया जा सकता है, ईमेल के माध्यम से भी दिया जा सकता है, और फिजिकली हैंडओवर भी किया जा सकता है। तो जब भी नोटिस वर्ड आ जाए तो तुम समझ जाना कि वो नोटिस कैन बी सर्व्ड इन एनी मोड। बोलो एक बार। आइदर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, ईमेल और फिजिकल हैंडओवर। किसी भी मोड में नोटिस दिया, समझ गए? नोटिस देने की बात हो या नोटिस टिक करिएगा जरा। सर्विंग ऑफ नोटिस नाम देंगे हम इसको। क्या नाम देंगे? पढ़ो। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन कंपनी और एन ऑफिसर बाय, और ये टिक कर लो, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, लिविंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। 5 बताए मैंने आपको, 5 हो गए। फिर नीचे दे रखा है अगर किसी मेंबर को या रजिस्ट्रार को देना है, ठीक है, अंडरलाइन करो। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर कोई रजिस्ट्रार को कोई डॉक्यूमेंट देना है तो वो भी कैसे दिया जा सकता है? पोस्ट से, रजिस्टर पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, डिलीवर से और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। खत्म। अब है ना, नहीं समझते रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट समझते हो? और वो भी अभी समझोगे सीए में। अभी सीए में तुम लोग सारे डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से भेजते हो। रजिस्टर पोस्ट में क्या होता है बेटा कि समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और पैसे थोड़े कम लगते हैं स्पीड पोस्ट के मुकाबले में। और इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है या कुछ ऐसी तरह की चीज़ें होती है, जैसे मेरे को मोबाइल भेजना है तो वो स्पीड पोस्ट से नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर रजिस्टर पोस्ट यूज़ होती है। मतलब एक तरीके का पोस्ट का एक मोड है कि जैसे स्पीड पोस्ट है ना, वैसे ही एक मोड कौन सा है? रजिस्टर पोस्ट। कुछ चीज़ों में ये लगता है, कुछ चीज़ों में ये लगता है ना। अब पीछे है ना एक डब्बा बन रखा है, उसमें ट्रांसमिशन का मतलब बता रखा है कि ईमेल से कैसे भेजते हैं, ईमेल में अटैचमेंट में जाओ, ये करो, ये तो काटो पागल के बच्चे को। और नीचे सर्विस के कुछ
ए और बी करके रूल बता रखे हैं, उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी इसी में आएंगे। हेलो सर, पेरेंट्स हैं, बात करना है। हाँ भाई, अब ये ए और बी करके 2 पॉइंट दे रखे हैं। इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट सर्विस शेल डीम टू हैव बीन इफेक्टेड, अंडरलाइन कर लेना। इन केस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग एट द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग इज पोस्टेड, इन एनी अदर केस एट अ टाइम एट विच लेटर वुड हैव बीन डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। ये दोनों लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, अगले आने वाले चैप्टरों में बहुत काम आएगी 48 घंटे वाली बात। और ये पिक्चर को समझ लो तुम, देखो सामने देखिएगा। रोहित, रोहित, आपको बोला गया है कि आप नोटिस कैसे भी दे दो, पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से। लेकिन अगर मान लो कभी नोटिस में कोई पीरियड मेंशन है, क्या मेंशन है? जैसे आपको कहा गया है मीटिंग का नोटिस मीटिंग स्टार्ट होने के 21 डेज पहले भेजना होता है। कितने देर पहले भेजना होता है? तो आज मैंने नोटिस आपको सर्व किया, अब आज मैं हूँ कोटा में और जिस मेंबर को भेजना है वो है कोलकाता में, तो यहाँ से कोलकाता मुझे भी जाना हो तो 2 दिन 3 दिन लगते हैं। अब ये नोटिस जाएगा तो वो 21 दिन की डेडलाइन को कैसे पूरा करेंगे? तो इसमें इन्होंने एक रूल बनाया है कि मीटिंग का अगर नोटिस है, बराबर सुनना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हर बार बनते हैं। अगर मीटिंग का नोटिस है तो जिस दिन आपने उसे सर्व किया है उसके 48 घंटे बाद से डेडलाइन चालू होगी। मतलब हम 48 घंटा मान रहे हैं पहुँचने में लगेगा, इंडिया के किसी भी कोने में है 48 घंटा लगेगा, उसके बाद से हम उसकी डेडलाइन चालू करेंगे। तो जैसे अगर मैंने 21 जनवरी को नोटिस दिया तो 48 घंटे मतलब 22 और 23 हटा लो, तो अब दिन कहाँ से काउंट करेंगे? 24 से। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब 21 दिन पूरे हो रहे होंगे, मतलब आपने कंप्लाई किया है। और 21 दिन से कम हो रहा होगा, मतलब आपने कंप्लाई नहीं किया। तो मतलब 48 घंटे काउंट करने हैं फ्रॉम द डे ऑन विच इट हैज़ बीन पोस्टेड। बोलो, वापस बोलो, फ्रॉम द डे ऑन विच इट हैज़ बीन पोस्टेड। जिस दिन पोस्ट हुआ उससे 48 घंटे बाद उसका डेडलाइन काउंट होगा। अगर मीटिंग नोटिस का है तो किसका है? अरे मीटिंग का है तो नोटिस किसका है? अब नोटिस सिर्फ मीटिंग के थोड़ी होते, बहुत सारे नोटिस होते हैं। तो नॉर्मल नोटिसों में 48 घंटे नहीं देखना, वहाँ ऑर्डिनरी टाइम जो लग रहा है वही लग रहा है। जैसे अब किसी में 4 दिन लगे तो 4 दिन ले लो, 3 दिन लगे तो 3 दिन ले लो, आधे घंटे में ही मिल गया तो आधा घंटा ले लो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो टाइम लगता है वो टाइम। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप कोई नोटिस सर्व करोगे तो अगर वो नोटिस मीटिंग का नोटिस है तो जिस दिन सर्व किया गया है उसके 48 घंटे बाद आपकी डेडलाइन स्टार्ट होगी। लेकिन अगर वो मीटिंग का नोटिस नहीं है, कोई भी दूसरा नोटिस है, तो उसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो टाइम लगता है उसी टाइम को लिया जाएगा। बढ़ू आगे, क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें? सेक्शन 20, क्या नाम था इसका? सर्विंग ऑफ नोटिस। आप नोटिस दो या कंपनी आपको नोटिस दे, किस किस मोड में दे सकती है? नॉर्मल पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, फिजिकल हैंडओवर। आ गया हूं। अब 21 पे आते हैं। किस पे आते हैं? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सिंपल सा है। हाँ हाँ सही है, आज के टाइम में इसका रेलेवेंस कम है नोटिस के, मीटिंग के केस में। इसने पूछा है कि आज के तारीख में तो हम जो भी नोटिस देते होंगे वो कर लो, पहले कर लो। पहले ही माइक नहीं है, रैम खा लो थोड़ा, 2 रोज़े और बचे हैं, मरमुरा जाऊंगा, तुम्हें ही मार दूंगा। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आज की तारीख में अधिकतर नोटिस ईमेल से ही भेजे जाते हैं, स्पेशली मीटिंग का नोटिस। अब मीटिंग का नोटिस आप सोचो, एक शेयर होल्डर कहाँ रहता है, एक शेयर होल्डर कहाँ रहता है, इन सबको कहाँ अपन लोग अलग अलग भेजेंगे। ठीक है, तो कैसे भेजे जाते हैं? ईमेल से। फैसिलिटी है तो वो यूज़ करो। ईमेल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं 48 घंटे वाली। ईमेल तो भेजा, हाँ चेक कर, आ गया। ठीक है, अब
21 पढ़ते हैं, छोटा सा सेक्शन है 21। हाँ क्या है? डब्बे में पेनल्टी होती है, पेनल्टी तुम पढ़ोगे? नहीं नहीं, अलग चीज़ है, सॉरी। हाँ, इसमें एक सबसेक्शन 2 जोड़ा है। सबसेक्शन 2 ये कहता है, खैर ये तो निधि कंपनी का है, निधि कंपनी का सेक्शन आगे आने वाला है। देखो निधि कंपनी का क्या सेक्शन है, वैसे मीटिंग में आएगा, ये मीटिंग पढ़ाऊंगा तब। रूल ये होता है चारुल, मैं ना अब जूता ही फेंक के मार दूंगा यहाँ से। रूल ये होता है कि मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हर शेयर होल्डर को मीटिंग का नोटिस देना होता है, भले वो छोटा हो कि बड़ा हो। आज किसी ने 50 रुपये का एक शेयर ले रखा है बेचारे गरीब ने, तो उसको भी नोटिस जाएगा कि भैया तू मीटिंग में आना, भले तेरा वोट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन खाना वाना खा के जाना। ये मीटिंग में खाना वाना होता है तो तू वो खाना बराबर है ना। साल भर तूने 50 रुपये देकर जो हम पे उपकार किया है, ठीक है, उसे चुकाने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मीटिंग में पधारो सा, ठीक है। तो नोटिस तो आपको सबको देना है। ये तो बात हुई नॉर्मल कंपनियों की, लेकिन निधि कंपनी में ऐसा नहीं होता। निधि कंपनी होती है म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, जो अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए खुलती है। तो इसमें सरकार ने ये कहा है कि जिसके पास पेड अप कैपिटल का 1% और एक अमाउंट दे रखा होगा, 1000 है, लाख है, देखो तो 1000, पेड अप कैपिटल का 1% और 1000, इससे ज़्यादा के शेयर है, उसको ही नोटिस देना, बाकियों को नोटिस मत देना। बाकियों को न्यूज़पेपर में ऐड दे देना, पढ़ लेंगे सब, ठीक है। फिजिकली हैंडओवर करने की ज़रूरत। तो अगर मान लो निधि कंपनी में आप सब लोग मेरे मेंबर हो, है ना, और आप सब ने 100 200 रुपये लगा रखे हैं, ठीक है, और सिर्फ अपूर्व ने 5000 रुपये लगा रखे हैं, तो अपूर्व को तो एक पूरा नोटिस जाएगा घर पे, आपको मीटिंग में आना है इतनी बजे सूर्या होटल प्लाजा, ठीक है, परिवार के साथ नहीं, अकेले, ठीक है, 501 का लिफाफा लेकर आना, ठीक है। तो ये अपूर्व के तो घर पे जाएगा, और तुम गरीबों को जिसके पास 50 के शेयर है, 100 के शेयर है, 150 के शेयर है, तुम्हें मैं एक अखबार में ऐड दे दूंगा, ठीक है, दैनिक नवज्योति में, उसमें पढ़ लेना कि होटल सूर्या प्लाजा में मीटिंग है, सुबह 9 बजे आना है, पढ़ लिया नसीब तुम्हारे, नहीं पढ़ा तो खाना जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों सर? ये निधि कंपनी में क्या सब लोग मेंबर बन जाते हैं, और ये कोई काम तो करती नहीं है। निधि कंपनी क्या होती है? वीसी खोलती है, तो सब लोगों की चिट्ठी उछालती है, नंबर में जिसका नाम है तो उसको पैसे दे देती है, फिर अगले महीने पैसे लेती है, फिर पैसे चिट्ठी उछालती है, जिसका नाम आ जाता है पैसे दे देती है। तो इसका काम धंधा थोड़ी है, तो ये क्या मीटिंग करेगी? तो इसमें मेंबरों को सबको पैसे देने की, पैसे बचाओ, यहाँ पे सबको अलग अलग नोटिस दोगे। अब बचाने की लिमिट देखो कैसी रखी है इन्होंने, 1% और 1000, इतने तो हो गए ही सबके, इतना होल्डिंग तो सबके पास होगा। 1000 रुपये की तो कचौरी खा जाता है हमारा अपूर्व, ठीक है। तो 1000 रुपये के शेयर खरीदेंगे क्या? ज़्यादा ही खरीदेंगे इससे, तो ज़्यादा खरीदे हैं तो सबको नोटिस जाएगा, कम खरीदे हैं तो सबको नोटिस। तो अंडरलाइन कर लो, ये मैं तुम्हें मीटिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, समझ गए? कहाँ पढ़ाऊंगा? तब तक याद रहेगा आपको, ये बात याद रहेगा? हाँ, सिद्धार्थ क्या बोल रहा है? क्यों नहीं आ सकते? सब आएंगे मीटिंग में, तो 50 रुपये वाला भी आएगा, खाना खा के जाएंगे, पूरे वसूलेंगे। अभी मैं तुम्हें एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, हर कंपनी में 100 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लो। हर कंपनी की एक एजीएम होती है, उस एजीएम में तुम्हें भी नोटिस आएगा, खाना वाना खा के आना बढ़िया, ठीक है, और सूट बैट पहन के जाना। उसको थोड़ी पता है कि तुमने कितने शेयर खरीदे, ठीक है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है, तुम्हारी एस्टेस या आई वांट टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, तुम्हारी एस्टेस, ठीक है। हाँ, दुबई में क्या बेटा? चलो सेक्शन 21 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 20 हो गया, आप किस पे आते हैं? किस? अपूर्व, अरे हर सेक्शन के बाद तुम इधर से उधर हो रहे हो। मेरी सोचो, मेरी ऐसा है क्या? चलो बढ़िया। चलो बाद में बताऊंगा। हाँ, सेक्शन 21 है ऑथेंटिकेशन का। किसका है? जल्दी से सुन लो। जब भी इस एक्ट में किसी पेपर को, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट मतलब साइन करने की बात आए,
तो उसे की मैनेजरियल पर्सन साइन करेगा। कौन साइन करेगा? और वो की मैनेजरियल पर्सन कल ही बता दिए थे मैंने कौन होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ये लोग। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये भी आते हैं उसमें, एमडी और डब्ल्यूटीडी, ठीक है। यही लोग क्या कहलाते हैं? केएमपी, की मैनेजरियल। तो जब भी कभी आ जाए ना ये डॉक्यूमेंट केएमपी से साइन कराओ, तो ये लोग साइन करेंगे। ये बात किस में लिखी हुई है? 21 में। सड़ा सा सेक्शन है, इस पे से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, पढ़ो। अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट पे ऑथेंटिकेशन करना हो, मे बी साइन बाय, तो उसे कौन साइन करेगा? की मैनेजरियल पर्सन या ऑथोराइज पर्सन ऑफ बोर्ड, ऑथोराइज पर्सन ऑफ बोर्ड। लास्ट 22, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। किसकी बात करेंगे? चलो अब हमें लास्ट सेक्शन 22। हाँ क्या हुआ? गई क्या? किस्मत तो लिखा के ही लाया हूं मैं यार। चलो 22 सुनो, मंगा रहा हूँ, पढ़ाने तो दो लस्सी। अब 22 देखो, 22 देखो, अरे यार चलो 22 ये कहता है, 22 ये कहता है ऑथेंटिकेशन, वो तो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन है। 22 है ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लो मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, जैसे अभी मान लो मैंने क्रेडिट पे माल खरीदा 15 लाख रुपए का, ठीक है, क्रेडिट पे माल खरीदा, शुभी से खरीदा। शुभी के पास एक कॉपी होगी जिसे बीआर बोलते हैं, सबको याद है। मेरे पास एक कॉपी होगी जिसे बीपी बोलते हैं। अब वो बीपी अगर शब्बीर ने माल खरीदा होता तो शब्बीर अपने साइन कर देता। यहाँ तो शब्बीर लिमिटेड ने खरीदा है, तो कंपनी में साइन कौन करेगा? तो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन केएमपी करते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में 22 सेक्शन लगेगा। 22 सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी कंपनी में कॉमन सील है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं है, तो अगर कॉमन सील है तो अलग रूल है, और कॉमन सील नहीं है तो देखो एक चार्ट बना होगा, बस वो चार्ट टिक कर लो। ऊपर जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना वही चार्ट में भी लिखा हुआ है, तो चार्ट टिक कर लो। देखो कंपनी हैविंग कॉमन सील, अगर आपकी कॉमन सील है तो इन राइटिंग ऑथोराइज एनी पर्सन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया जो साइन कर सकता है। मतलब अभी शब्बीर लिमिटेड ने 15 लाख का माल खरीदा और अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे ना तो डायरेक्टर है ना सीईओ है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एक ऑफिसर काम करता है, ठीक है, ऑफिसर काम करता है मनोज। तो हमने मनोज को कह दिया कि भैया जब भी कोई माल वाल खरीदो तो मनोज आप बिल पेएबल पे साइन कर दिया करो, कंपनी पेमेंट करेगी उसकी, और उस पर कॉमन सील लगा दिया करो। एक बार कॉमन सील लग गई तो साइन कौन कर रहा है कोई मतलब नहीं है, कंपनी लाइबल होगी। कौन लाइबल होगी? लेकिन अब मेरी तरफ देखो, कॉमन सील नहीं है क्योंकि इन्होंने मैंडेटरी नहीं कर रखा। कॉमन सील नहीं है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। कितने डायरेक्टर? अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो कहीं से भी पकड़ के लाओ उन्हें। और अगर आपकी कंपनी में सीएस है तो 1 डायरेक्टर 1 सीएस। अगर सीएस है तो 1 डायरेक्टर और नहीं है तो ये रूल कब लगेगा? कॉमन सील नहीं है, लेकिन कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो और एनी ऑथोराइज पर्सन कैन साइन। बोलो तो डब्बे को प्यार से देखना। 22 का कॉमन सील है यस नो। यस में क्या है? राइटिंग ऑथोराइज एनी पर्सन इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। नो ऑथोराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर और कंपनी है सीएस 1 डायरेक्टर अलोंग विद 1 सीएस, ठीक है। और ऊपर नोट में भी यही लिखा हुआ है कि इट मे बी ऑब्जर्व दैट कंपनी मे और मे नॉट हैव कॉमन सील, क्योंकि अब कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। एक बार तस्बीह कर लो। 3 कहाँ से पढ़ा था? 3 फॉर्मेशन, 4 मेमोरेंडम, 5 आर्टिकल, 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, 7 इनकॉर्पोरेशन की पूरी स्टेप और पूरा प्रोसेस सर्टिफिकेट मिलने तक, और सर्टिफिकेट गलत आ गया वो भी सब 7 में ही लिखा हुआ है कि कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, सब कुछ 7 में लंबा चौड़ा। 8 सेक्शन 8 कंपनी ये खुलने से लेकर बंद होने तक ऑब्जेक्ट को प्रमोट करेगी, ये करेगी, फलाना करेगी, ढिमकड़ा करेगी, नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ले लेगा, सब कुछ सेक्शन 8। 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, छोटे छोटे। 11 नहीं था। 10A कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। 10A 12 रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 आर्टिकल को ऑल्टर करना। 13 मेमोरेंडम को ऑल्टर करना। 14
15 कॉपीज़, जो भी ऑल्ट्रेशन करोगे वो कॉपीज़ में नोट करना, नहीं तो हर 1000 रुपये फ़ाइन है एक कॉपी पे। 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, 16 17 ओमिटेड, 18 कन्वर्जन, कन्वर्जन में वो डेप वाली बात इंपॉर्टेंट आज ही पढ़ाया। 19 सब्सिडी कंपनी शेयर्स नहीं खरीद सकती, किसमें? होल्डिंग कंपनी। 20 सर्विस ऑफ नोटिस, 21 ऑथेंटिकेशन, 22 बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? धन्यवाद।